नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। यद्यपि आज चुनाव परिणामों का हर तरफ शोर है, लेकिन बावजूद उसके हम अपनी शुरुआत उसी से करेंगे जो हम दुर्गाष्टमी के बाद से करते आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सोलन का जो मंदिर है माता शूलिनी देवी मंदिर, जहाँ की दुर्गा अष्टमी वाले दिन वहाँ के पुरोहितों को अपना मान सम्मान गंवाना पड़ गया, केवल इसलिए कि उन्होंने शास्त्र सम्मत एक जानकारी उपलब्ध कराई थी आईएएस अधिकारी रितिका जिंदल को, जो कि उस समय वहां उस मंदिर की प्रभारी भी थी। और उसके बाद रितिका जिंदल जी ने क्या किया, एक तरफा खबर प्लांट करा दिया अखबारों के अंदर। हालांकि उनके 2 दिन के वर्जन अलग अलग नजर आ रहे थे, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि उन बेचारे पुरोहितों के संदर्भ में उनके पक्ष के अंदर कोई नहीं आया, वहां किसी को मान सम्मान नहीं दिखाई दिया, वहां किसी को जिहाद नजर नहीं आया कि आपकी शास्त्रोक्त परंपराओं के ऊपर आपकी सनातनी परंपराओं का अपमान किया गया खुलेआम। लेकिन उसके बाद कोई डीएमसीएम फलाना टिकड़ा और तो और छोड़िए, नमस्कार इंडिया ने जब से मुद्दा उठाया, अनेकों लोग चर्चा करने लगे कि जी आप तो कांग्रेस का पक्ष मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्यों नहीं जाते। अरे हिंदूवादी सरकार दूसरी तरफ भी अगर इसी प्रकार कहीं शास्त्रों का अपमान होगा, कहीं शास्त्रीय परंपराओं का अपमान होगा, तो उसके विरुद्ध नमस्कार इंडिया आवाज उठाएगा। और हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। यदि कोई लांछन लगा आप मुझे बताइए ना, कहां गए वो सारे के सारे संगठन। मुझे एक जानकारी और मिली, वो जानकारी मिली कि 12 फरवरी 2014 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया, लेकिन जब यही हिंदूवादी सरकार आई तो उन्होंने आकर इस ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को भंग भी कर दिया। कहां गए सारे के सारे संगठन महाराज। खैर चलिए कोई बात नहीं, पुरोहितों के मान सम्मान की, इन शास्त्रों के मान सम्मान की, शास्त्रोक्त परंपराओं के मान सम्मान की जो मुहिम नमस्कार इंडिया ने चलाई है उसको जारी रखेगा। कहने वाले कहते रहे, उससे हमें परवाह नहीं है उन लोगों की। अब आगे को चले थोड़ा सा, वो यही है कि इस समय आज आपको पता है क्योंकि चुनाव विशेष रूप से बिहार के चुनाव, हालांकि मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हुए, वहां शिवराज सिंह चौहान अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हुए। वहां उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो उपचुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए रही। सीधा सीधा आते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो बिहार में जो इस समय सुबह से जो एक मसला चला, यद्यपि बिहार के अंदर जब सुबह मतगणना शुरू हुई तो जो पहले दौर का राउंड चला, जब कि जो बैलेट पेपर जो आए थे उन बैलेट पेपर की जब गिनती चल रही थी तो वहां पर उस समय महागठबंधन जो राष्ट्रीय आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में था, तेजस्वी के नेतृत्व में था, उन्होंने बढ़त बनाई। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ईवीएम खुलती गई, मामला अक्सर मतलब थोड़ा बहुत 2, 4, 5 सीटों की लीड धीरे धीरे एनडीए ने बना ली। और इस समय तक भी जो हमें जानकारी आ रही है, जो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर से नीचे तक, वो ये है कि जो महागठबंधन है आरजेडी वाला, राष्ट्रीय जनता दल वाला, वो कहीं 110 से 115 के बीच में स्विंग कर रहा है। और जो एनडीए है भारतीय जनता पार्टी वाला या नीतीश कुमार जी वाला, वो 120 से 124-25 इसके बीच में झूल रहा है। कुल मिलाकर स्थिति टक्कर की है। यद्यपि हालांकि पहले एक बार लगा था कि जश्न मनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने क्योंकि पिछले वाले 2015 के चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए जब अंत के दौर के अंदर जाकर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, पिछड़ गए थे जो एनडीए वाला गठबंधन था, जो भारतीय जनता पार्टी वाला गठबंधन था, तो इस बार उन्होंने संयम बरता। जब तक कि पूरे के पूरे परिणाम नहीं आ जाते तब तक उन्होंने अपने किसी भी जश्न को रोक दिया है। और अब प्राप्त जानकारी के अनुसार कल जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली में, आईटीओ के निकट जिसको कहते हैं, वहां पर 4 बजे का समय बताया जा रहा है कि वहां पर जश्न होगा। लेकिन अब इसमें गौर कीजिएगा, हालांकि जो सीटें अटकती नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस का रोल, अर्थात कांग्रेस को पर्याप्त सफलता नहीं मिली। 70 सीटों में से कांग्रेस को 20 के आसपास, 19-20 इसमें कांग्रेस झूल रही है। हालांकि जो राष्ट्रीय जनता दल है वो 144 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा और उसमें वो 72 से लेकर 75 तक, 74, 75, 74, 75 तक
वो जा रहे हैं। कभी लगता है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी होगी 72, 73, 74 पर जाकर, कभी लगता है कि नहीं 74, 75 पर जाकर तेजस्वी वाली राष्ट्रीय जनता दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। अब लेकिन इस चुनाव परिणाम में एक नई बाधा एक तरीके की मैं कहूँ उत्पन्न हो रही है। वो ये है कि इस समय जो राष्ट्रीय जनता दल ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि इस बार खाली ईवीएम नहीं, जो डीएम है वो भी चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है वो नीतीश कुमार के कार्यालय की तरफ से बनाया जा रहा है। और अनेकों ऐसी सीटें जब कम मार्जिन की सीट रह गई, उन कम मार्जिन की सीट्स के अंदर हेराफेरी की गई है। मनोज झा यद्यपि इसकी शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग भी गए हैं, और चुनाव आयोग में जाने से पहले उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर भी उनकी 119 सीटें आ गई थी, 119 सीटें वो जीत गए, लेकिन टेलीविजन के ऊपर उन्हें 109 सीटों पर दिखाया जा रहा है। शिकायतें ये आ रही हैं कि जिनको पहले जीता हुआ घोषित कर दिया था, अब इलेक्शन कमीशन उनको हारा हुआ बताकर जो उनका सर्टिफिकेट है वो देने में आनाकानी कर रहा है, या नहीं दे रहा है, या उनको हारा हुआ बता दिया जा रहा है। एक रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि राजा पाकर वैशाली के अंदर एक सीट है, वहां से उनकी जो उनके प्रतिमा कुमार दास जो उनके प्रत्याशी थी वो पहले जीत गई, उनको शुभकामनाएं भी मिल गई, लेकिन बाद में डीएम उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि आप हार गए। तो इस प्रकार की शिकायतों को लेकर मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और कहा जा रहा कि और भी जो उनके सहयोगी दल हैं वो लोग चुनाव आयोग गए हैं, और वहां से आने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया है पहले आप वो देखें। न्यायालय से तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे दबाव बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हमें एक अंक तक रख दें, 114, 15, ताकि अपने अंक को 120 के आसपास रखें, 122 के आसपास रखें, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अन्य हैं, जो बाकी कोई दल है, वो उनकी ओर न जाकर के हमारी ओर आएगा। तो वो उस डर की वजह से अब उन्होंने क्या किया है कि जहां हमारे हिलसा के कैंडिडेट को कहा गया कि आप 527 वोट से जीत चुके हैं, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसको थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद कहा जाता आप 12 वोट से हार गए। साहब जब काउंटिंग नहीं हुई 12 वोट से कहां से हार गए? और ऐसा एक नहीं है, मैं आपको गिना के बता दूं, ऐसे दर्जनों है। राजा पाकर, टेकाड़ी, मुंगेर में आइए, छपड़ा, महिसी, भोरे, आरा, दरौंदा, परबत्ता, परिहार, सकड़ा, और रामगढ़ में हमारे कैंडिडेट जीत गए। जब तक ये लोग सक्रिय नहीं हुए थे यहाँ पटना में उस कार्यालय से, उन्हें बाद में ढूंढा जा रहा था कि साहब वो सर्टिफिकेट लेके कहाँ चले गए। संभवतः ऐसा होता कि उनको भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए वेट कर रहे हैं, 1600 से जीत चुके हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा 2-3 घंटे से। तो ये जो जनमत को के अपहरण की कहानी माननीय मुख्यमंत्री जी जाते जाते रच रहे हैं ना, जनमत के अपहरण की जब जब कोशिश होती है तो बहुत बार क्या आश्वासन मिला सर चुनाव आयोग से? शिकायत जो आप लोगों ने की उस पर क्या आश्वासन मिला? मैं समझता हूँ ऐसी कम से कम मैं अंदाज कर 2 दर्जन सीट है। क्या उसी में फैसला क्या आश्वासन मिला? देखिए, चुनाव आयोग को पता है, हमने कहा कि आपको इंटरवीन करना है। अगर चुनाव आयोग की गरिमा को इस प्रकार प्रशासन के लोग ठेस पहुंचाएंगे तो कल को तो सीबीआई से ही चुनाव करवा लेंगे, वही बेहतर होगा। पूरा नियंत्रण रहेगा, या आधा अधूरा नियंत्रण किस काम का? जी, क्या आश्वासन क्या मिला, मतलब क्या बोला मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने? मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वो हर एक मामले की जांच करेंगे, एक एक केस की, ये उन्होंने आश्वासन दिया। दिक्कत क्या है ना कि बहुत बड़ी भूमिका होती है स्थानीय प्रशासन की। अब आप लोग का अगला रुख क्या होगा सर? अगला रुख क्या होगा? सीट पे कैंडिडेट को बोल दिया गया था कि वो जीत गए। नहीं, मिक्स्ड इश्यूज हैं, दोनों का कंफ्यूज मत करिए। कुछ सीट पे कहा गया था कि आप जीत गए, सर्टिफिकेट कहा गया कि नहीं, फिर से जो काउंटिंग हुई आप हार गए। कुछ जगह कहा गया कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, वेट कर रहे हैं 3 घंटे से नहीं मिल रहा। कुछ जगह पर जीते हुए उम्मीदवार को बताया जा रहा है कि नहीं फिर से रिपोल होगा, रिकाउंटिंग होगी। यार, जब हम रिकाउंटिंग की मांग करते हैं तो रिकाउंटिंग नहीं मिलती, जब वो रिकाउंटिंग की मांग करते हैं तो फासला बड़ा होने पर भी रिकाउंटिंग की बात पूरी हो जाती है। लब्बो लुबाब ये है कि 2 दर्जन सीटों पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं ये कर रहे हैं।
मैं बार बार कहता हूं कि जनमत को ठगने और अपहरण करने की जब जब कोशिश होती है तो जनता जानती है कि किस प्रकार अपहरण करने वालों को संदेश पहुंचा दे। आप लोग आगे क्या करेंगे सर? आपके कार्यकर्ता उत्तेजित हैं, धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर हमारे रहे हैं। कार्यकर्ता कुछ नहीं करेंगे उत्तेजना में, जो करना होगा बिहार की आवाम करेगी। ठीक। तो ये आपने प्रतिक्रिया देखी उनकी। अब हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग ने कहा है कि वो किसी भी प्रकार के किसी दबाव में नहीं है, लेकिन एक चीज और घटित हुई आज कि जब 25% के आसपास मतगणना पूरी हो गई थी, क्योंकि मतगणना थोड़ा धीरे धीरे चल रही है, अर्थात लगभग 4.25 करोड़ वोटों में से लगभग 1 करोड़ के आसपास की जब मतगणना हो चुकी थी, इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर आकर उन्होंने जानकारी दी। अब क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा, क्यों ने ये सारा क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, ये तो इलेक्शन कमीशन ही जाने। अब इस संदर्भ में तो हम क्या कह सकते हैं। बाकी इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, यद्यपि वो 0 से और 1 के बीच में झूल रहे हैं चिराग पासवान, कभी लगता है कि उनकी कोई वो सीट नहीं आएगी, कभी वो 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रहे हैं। वो कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी का चिराग पासवान ने काम किया है, और यही कारण है कि 20 वर्षों के बाद, लगभग 20 वर्षों के बाद, मैं कहूं कि सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में वहां पर, हालांकि ये भी उभर कर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब थोड़ा सा तमगा देखते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आएंगे, जब अंतिम परिणाम होंगे, तब मालूम चलेगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनती है तेजस्वी वाली, या भारतीय जनता पार्टी बनती है। लेकिन हमने पहले भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता के केंद्र में, चर्चा के केंद्र में जो एक युवा निकल कर आया, बिना किसी बड़ी सपोर्ट के, बिना किसी बैकअप के, जो एक व्यक्ति आया, क्योंकि उनके साथ कोई बड़ा नेता नहीं था, आपको भी पता है, लेकिन बावजूद उसके जिस तेजी से उन्होंने प्रचार किया, और वो सत्ताधीश बनते हैं या नहीं बनते हैं, मुख्यमंत्री बेशक ना बने, हो सकता है जिस प्रकार का माहौल चल रहा है ना बने, उम्मीद यही है कि जो है एनडीए की ही गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन एक उभरता सितारा, ये तो कहना पड़ेगा कि उसने कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर अच्छों को हिला दिया। उन्होंने जब से 10 लाख नौकरियों की चर्चा की, उसके बाद कोई कुछ भी कहता है, चाहे अश्वनी चौबे ने कुछ कहा, चाहे सुशील मोदी ने कुछ कहा, चाहे नीतीश कुमार ने, माँ बाप और बच्चे पता ना कितने कितने मतलब घटिया निम्न स्तर तक पहुंच गए, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने बेशक वहां आकर युवराज, जंगल के युवराज, फलाना युवराज और अपहरण का इनके पास लाइसेंस है, आदि आदि ना जाने कितने प्रकार की बातें कहीं, लेकिन बावजूद उसके अगर वो यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं कहें कभी कभी लोग हार कर भी जीत जाते हैं। वो तेजस्वी यादव की बात है। तो खैर, बाकी रहा कांग्रेस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन नेचुरली डाउन हुआ। पिछले वर्ष भी 2015 के अंदर भी उन्होंने 27 सीटें पाई थी, लेकिन इस बार 19-20 अब अंतिम परिणाम देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। हालांकि उनको कुछ कहा जा रहा है उनके लोगों की तरफ से कि भाई उनको कुछ टफ सीटें मिली थी, जहां पर जो लड़ाई थी वो बहुत ज्यादा कठिन थी। और हाँ, इनको एक नुकसान, जहां फायदा एनडीए को चिराग पासवान ने दिलवाया, वहीं जो AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो कि 5 सीट के आसपास आगे चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि उनको 5 सीटें मिल जाएंगी। उन्होंने कांग्रेस को और आरजेडी को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसीलिए शायद कुछ लोग उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। बाकी हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक चलती रहती है कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर। अब एक जानकारी और दे दूं, हमने चूंकि शुरुआत सनातन और बाकी चीजों से की थी, हम पिछले 2 दिन भी आपको बता के किस प्रकार एक और हिंदू के नए अवतार तरीके से, क्योंकि जितने दिल्ली के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन हुआ, जो हिंदुत्व से जोड़कर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को देखा जा रहा है। जब भी ध्यान रखना चाहिए कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी किसी पत्रकारिता के कारण नहीं हुई है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जो हुई है कि उन्होंने जो एक अन्वय नाइक, जिनका बकाया नहीं दिया था, उसके चलते अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने जो आत्महत्या की थी, उसके लिए
उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, पीछे केस बंद हो गया, उसकी फाइल दोबारा खुली अनवर नाइक की बेटी के कहने के ऊपर, उनकी शिकायत के ऊपर। अब गौर कीजिएगा, अगर ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मसला है, सुशांत सिंह वाला वो भी तो वही मसला था ना, जब उसके लिए उछल उछल कर रहा है। तो मेरा निवेदन है, कृपया करके किसी प्रकार की अफवाहें ना फैलाएं। एक दो वीडियो बार बार चलाकर दिखाया जा रहा है, बल्कि मैं फिर कह रहा हूं, वो प्रायोजित भीड़ द्वारा जानबूझकर वीडियो को चढ़ाया जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब जगह कि भाई अर्नब को पुलिस मार रही है। गौर कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो एक वीडियो लीक हुआ था वो देवरिया उत्तर प्रदेश का था, जहां मोबाइल चोरी या किसी चोरी के जुर्म में पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले किसी को उठाकर लाए थे और उसके साथ मार पिटाई की गई थी। वो वाला वीडियो जिसको अर्नब से जोड़कर बताया जा रहा है। बाकी उन्होंने हाई कोर्ट में क्योंकि कल उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी, नहीं दी थी, तो उसके विरुद्ध उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और मतलब हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल सुबह 10:30 बजे अर्नब की जो जमानत याचिका है उसके ऊपर सुनवाई होगी और सबका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट यदि उचित समझेंगे तो उनको तुरंत जमानत प्रदान कर दी जाएगी और आगे जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी। और कल आपको मालूम चलेगा, कल की चर्चा पर जब लौटेंगे मालूम चलेगा कि बिहार की सत्ता पर किसका कब्जा होता है या कौन काबिज होता है, कौन राजा होता है। अर्नब गोस्वामी जी को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, और भी अनेक विषयों को लेकर करेंगे चर्चाओं पर चर्चा। तब तक कीजिए इंतजार और कीजिए स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार।